अब तुम कभी राज्य में वापस नहीं जा सकते और राज्य का राजा मेरा प्रेमी से जन्मा मेरा पुत्र ही बनेगा। मैं कितने दिनों से यह षड्यंत्र रच रही थी। तुम्हारी माँ को मारने वाली भी मैं ही थी। मैं उसे थोड़ा थोड़ा जहर देती थी, इसीलिए वैद्य की कोई औषधि असर नहीं करती थी। क्या आपने मेरी माँ को मारा? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे राज्य चाहिए था। किशोरनगर राज्य के महारानी चंद्रलेखा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। चारों तरफ राजमहल में अफरा तफरी मची थी और राजा विक्रम रानी चंद्रलेखा का हाथ पकड़कर पास ही बैठे थे। महाराज, अब नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। महारानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे, आपके बिना हम नहीं रह सकते। देखिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। कुछ भी हो जाए, आप नहीं जा सकती हैं। महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत इलाज करवाया, वैद्य भी थक गए हैं। अब मैं मरने वाली हूँ। मेरा बेटा आदित्य अभी सिर्फ 10 वर्ष का है। उसे एक माँ की आवश्यकता है। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। इतना कहते ही रानी चंद्रलेखा अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानी, नहीं रानी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी रानी के बिना कैसे रहूंगा? राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगते हैं और रानी चंद्रलेखा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके बाद राजा विक्रम अपने 10 साल के बेटे आदित्य के साथ कक्ष में परेशान होकर बैठे रहते हैं। तभी मंत्री भागता हुआ आता है। महाराज, राजकुमारी सुंदरिया आपसे मिलने के लिए आई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुंदरिया यहाँ क्या करने के लिए आ सकती हैं? महाराज, वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। आप चलिए। राजा विक्रम परेशान होकर दरबार में आते हैं, जहां राजकुमारी सुंदरिया पहले से ही बैठी रहती है। क्या हो गया राजकुमारी सुंदरिया? इस वक्त तुम यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? महाराज, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। रानी चंद्रलेखा इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब आप और आपका 10 साल का मासूम बेटा आदित्य दोनों कैसे रहेंगे? इसीलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तुम बहुत कम उम्र की हो और हम तुमसे बहुत अधिक उम्र के हैं। फिर तुम हमसे विवाह कैसे कर सकती हो? ये क्या बात हुई? महाराज, रानी चंद्रलेखा ने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा। मैं उनका इस तरह घर बिखरते हुए नहीं देख सकती। उनका एहसान है मुझ पर और मैं यह एहसान चुकाने के लिए आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कैसी जिद है? अच्छा ठीक है, अगर तुम विवाह के लिए तैयार हो तो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार मिल जाएगा। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात भला क्या होगी? ठीक है, हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी सुंदरिया और राजा विक्रम का धूमधाम से विवाह हो जाता है। विवाह के बाद जब रानी सुंदरिया अपने कक्ष में आती है। देखो सुंदरिया, हमने यह विवाह सिर्फ अपने पुत्र के लिए किया है। तुम मेरे पुत्र का अच्छे से ख्याल रखना और हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र एक कुशल राजा बने। हाँ महाराज, अब देखिएगा, हम राजकुमार को इतनी अच्छी विद्या देंगे कि वो सभी विद्याओं में निपुण और सबसे कुशल राजा बनेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 9 साल गुजर जाते हैं। एक रात रानी सुंदरिया मन ही मन सोचती है।
बस बहुत हो गया। मुझे किसी भी तरह उसे रास्ते से हटाना होगा। मैंने विवाह कर लिया। मेरे पहले बच्चे बड़े हो गए हैं। जैसे ही राजकुमार आदित्य योग्य होगा, महाराज राजगद्दी उसे सौंप देंगे, और यह मुझे कभी मंजूर नहीं। तभी राजा विक्रम कक्ष में आते हैं। रानी, क्या बात है? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। तभी पीछे से मंत्री भागते हुए आता है। महाराज, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। आपको इसी वक्त युद्ध के लिए निकलना होगा। महाराज चलिए, जल्दी करिए। ओ हो, ठीक है, चलिए मंत्री जी, युद्ध की तैयारी करवाइए। हम आज ही निकलेंगे। चलिए। महाराज, अब आप वापस कब लौटेंगे? आने में अब 1 महीना तो लग ही जाएगा। युद्ध 1 महीने से पहले खत्म नहीं होते हैं। तुम तब तक हमारे राजकुमार का अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, कोई भी समस्या हो तो एक महारानी की तरह उसे संभालना। हाँ महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। राजा विक्रम युद्ध के लिए निकल जाते हैं। राजा के जाते ही रानी सुंदरिया जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तो यही सोच रही थी कि किसी तरह राजा यहाँ से जाए और मुझे अपने काम को अंजाम देने का मौका मिले। अब बस मुझे राजकुमार को अपने रास्ते से हटाना है। तभी राजकुमार आदित्य वहां आ जाता है। अच्छा माँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब पिताजी युद्ध के लिए गए हैं तब तक हम राज्य की कुछ तैयारी कर लें, ताकि अगली बार पिताजी को 1 महीना युद्ध में ना रहना पड़े। क्या कहती हो? हाँ पुत्र, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मैं एक चीज और सोच रही हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें कल जाना होगा। हाँ, तो फिर मैं आज ही उस चीज को लेने के लिए निकल जाता हूँ माँ। ठीक है? नहीं, पहले गुरुदेव से पूछना होगा, और जब गुरुदेव अनुमति दे देंगे तब तुम कल सुबह निकलना। ठीक है माँ, मैं कल सुबह आपके आदेश पाते ही निकल जाऊंगा। आदित्य वहां से चला जाता है और रानी सुंदरिया मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। अगली सुबह रानी सुंदरिया खुश होकर राजकुमार आदित्य के पास आती है। माँ, क्या हो गया? आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? तभी रानी सुंदरिया राजकुमार आदित्य की तरफ देखती है। राजकुमार, मुझे वो रास्ता मिल गया है जिससे हम अपने राज्य के सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। तुम्हें उसके लिए घने वन से होते हुए एक मायावी फूलों के बाग में जाना होगा। वहां तुम्हें एक तंत्रमल का फूल मिलेगा, और जैसे ही तुम उस तंत्रमल फूल को तोड़कर हमारे राज्य दरबार में लगाओगे तो दरबार में ऐसी शक्तियां जागेंगी जिससे हमारा राज्य बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और फिर कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। पर माँ, वो तो मायावी जंगल है, वहाँ बहुत सारे खतरे होंगे। हाँ पुत्र, पर क्या करें, हमारे आज के सारे कष्ट दूर करने के लिए यह करना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। हम अपने राज्य को और अपने पिताजी को हर महीने युद्ध में जाते हुए नहीं देख सकते। इसके बाद राजकुमार आदित्य वहां से निकल पड़ता है और घने जंगल की ओर बढ़ जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? वापस लौट जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। नहीं, मैं अपने राज्य के कष्ट दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं नहीं रुकने वाला। तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारी मौत का द्वार है, वहां से कोई वापस नहीं आता। लौट जाओ यहाँ से। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने पिताजी और माँ की तकलीफ दूर करके रहूंगा। आखिर मैं पुत्र हूँ और अपना कर्तव्य निभाना मेरा धर्म है। राजकुमार आदित्य आगे बढ़ जाता है।
कई दिनों के सफर के बाद वो मायावी जंगल में पहुंच जाता है, जहां तंत्रमल एक अजीब सी रोशनी में चमक रहा होता है। हाँ, चलो। इतने दिनों के सफर के बाद आखिरकार मैं जंगल पहुंच ही गया। अब जल्दी से वो फूल तोड़ लेता हूं और राजमहल ले जाकर सारे कष्ट दूर कर दूंगा। हाँ। जैसे ही राजकुमार आदित्य चंद्रमल का फूल तोड़ने लगता है, तभी तेज रोशनी निकलती है और राजकुमार आदित्य का शरीर बदलने लगता है। अरे अरे, ये क्या? ये मेरा शरीर जानवर जैसा क्यों होता जा रहा है? हे ऊपर वाले, अरे अरे, ये क्या हो गया? देखते ही देखते राजकुमार आदित्य एक लोमड़ी में बदल जाता है। तभी वहां रानी सुंदरिया आ जाती है। अरे, ये क्या हो गया? ये क्या? मैं लोमड़ी कैसे बन गया? ये कैसा फूल था? ये एक मायावी फूल था और मैंने एक तांत्रिक से कहकर इसमें ऐसी शक्तियां डलवाई थीं जिसे छूते ही तुम एक जानवर में बदल जाओ। अब तुम कभी राज्य में वापस नहीं जा सकते और राज्य का राजा मेरा प्रेमी से जन्मा मेरा पुत्र ही बनेगा। मैं कितने दिनों से यह षड्यंत्र रच रही थी। तुम्हारी माँ को मारने वाली भी मैं ही थी। मैं उसे थोड़ा थोड़ा जहर देती थी, इसीलिए वैद्य की कोई औषधि असर नहीं करती थी। क्या आपने मेरी माँ को मारा? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे राज्य चाहिए था और अपने बच्चे को राजाओं जैसा जीवन देना था। इसीलिए मैंने तुम्हारे बूढ़े पिता से विवाह किया और 10 साल तक अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में लगी रही और आज मेरा मकसद पूरा हो गया। माँ, आपने यह क्या किया? मैं आपसे बहुत प्रेम करता था, कभी आपका बुरा नहीं चाहा और आपने मुझे लोमड़ी बना दिया। मुझे मेरा रूप वापस कर दो माँ। अब तुम कभी इंसान नहीं बन सकते और अगर तुमने अपनी सच्चाई किसी को बताने की कोशिश की तो उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही इस जादू का तोड़ है। रानी सुंदरिया हंसते हुए वहां से चली जाती है। लोमड़ी के रूप में राजकुमार आदित्य मन ही मन सोचता है, मुझे अपने पिताजी को सारा सच बताना होगा। मेरे पिताजी बिना बोले ही समझ जाएंगे कि मैं उनका पुत्र हूँ। आदित्य राजमहल की ओर बढ़ता है। तभी दरबार के बाहर मंत्री उसे देख लेता है। अरे सैनिकों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह एक लोमड़ी राजमहल में घुस रहा है। तभी सैनिक लोमड़ी को मार मार कर यह राजमहल से भगा देते हैं। अर्श दुखी होकर आगे बढ़ता है। तभी एक साधु बाबा से उसकी मुलाकात होती है। तुम्हारी तकलीफ तब तक दूर नहीं होगी जब तक कोई दिल से तुम्हारी पीड़ा नहीं पूछेगा। वैसे एक लड़की है जो तुम्हारी तरह ही दुखी है। अगर तुम उसके पास गए तो शायद तुम्हारी तकलीफ दूर हो सके। साधु महाराज, मैं उस लड़की तक कैसे पहुंचूंगा? मतलब कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम बस उसके साथ रहो। जब वह तुमसे पूछे तब अपनी पीड़ा बताना, तभी तुम्हारा कष्ट दूर होगा। वहीं दूसरी तरफ किशोरनगर राज्य में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। राधा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसके सामने खड़ी उसकी पत्थर दिल माँ बिंदिया रहम का नाम तक नहीं ले रही थी। जा मर जा, कर्जली कहीं की, बोझ बन गई हो तुम मेरे ऊपर। भगवान जाने कब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाएगा। एक तो तेरा बाप मर गया और तुम जैसी निकम्मी औलाद को मेरे सर पर छोड़ गया। बिंदिया गुस्से में राधा को मारती जा रही थी। हर वार के साथ राधा का शरीर कांप उठता था। माँ, भगवान के लिए ऐसे मत करो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। अभी तालाब पर जाओ, सारे कपड़े और सारे बर्तन धोकर ला, वरना देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बिंदिया ने फिर राधा पर हाथ उठा दिया। राधा कांपते हुए कपड़े और बर्तन उठाती है और जख्मी हालत में झोपड़ी से बाहर निकल जाती है।
तालाब की ओर जाते हुए आधे रास्ते में राधा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी निकलकर आता है। वो राधा के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर लोमड़ी तालाब से थोड़ा पानी लाता है और राधा के चेहरे पर डाल देता है, जिससे राधा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। तुम कौन हो? मुझे मत काटना। लोमड़ी शांत होकर वहीं बैठ जाता है। लगता है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हारी वजह से ही मुझे होश आया है। धन्यवाद दोस्त। अब मुझे जल्दी से काम करना होगा, वरना माँ फिर मारेगी। राधा तालाब के किनारे बैठकर कपड़े और बर्तन धोने लगती है और लोमड़ी पास ही बैठकर उसे देखता रहता है। तुम बड़े अजीब हो। कोई इतना देर तक किसी को देखता नहीं है। लगता है तुम दिल के अच्छे हो। शायद तुम्हें भी दोस्त की जरूरत है। लोमड़ी उसकी बातों को बैठकर सुनता रहता है। चलो अब मैं जाती हूँ, देर हो गई है। तभी लोमड़ी बोलती है। उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राधा चौंक कर उसकी तरफ देखती है। मैं कोई लोमड़ी नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ जो इस समय लोमड़ी के रूप में बदल गया हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लोमड़ी और राजकुमार ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? नहीं, यही सच है। ये उस वक्त की बात है जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी। इसके बाद राजकुमार ने सारी घटना उस लड़की को बता दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस रूप में बदल दिया। हाँ, क्योंकि मैं फिर से राजमहल जाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पिताजी राजमहल वापस आ चुके थे, लेकिन वह मुझे पहचान नहीं पाए। क्या तुम फिर से इंसान नहीं बन सकते? बताओ मुझे क्या करना होगा जिससे तुम ठीक हो सको। एक ही रास्ता है। जिस तंत्र कमल को छूते ही मैं इस काले लोमड़ी के रूप में बदल गया, अगर उसी तंत्र का सबसे पवित्र और शक्तिशाली अहूल का फूल तुम मायावी जंगल से लाकर मेरे सामने रख दो, तो मैं फिर से इंसानी रूप में आ सकता हूं। लेकिन वही फूल उसी जंगल में मिलता है और मैं वहां दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं श्रापित हो चुका हूं ना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूल लेकर आऊंगी और तुम्हें इस रूप से आजाद करूंगी। फिर राधा मायावी जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में पहुंचते ही उसे चारों तरफ अनगिनत रहस्यमय फूल दिखाई देते हैं। यहाँ तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन अहोल का फूल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे कांटों के बीच चमकता हुआ अडोल का फूल दिखाई देता है। यहाँ तो इतने कांटे हैं, कांटों के बीच ही वो फूल है। अब मैं क्या करूं? लेकिन मुझे ये फूल लेकर जाना ही होगा। राधा कांटों पर पैर रखती है। उसके पैरों से खून बहने लगता है और जैसे ही वह फूल के पास पहुंचती है, फूल अचानक गायब हो जाता है। ये फूल कहाँ गायब हो गया? तभी वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। बेटी, इस फूल को इतनी आसानी से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे ये फूल चाहिए, नहीं तो राजकुमार कभी अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे। यह फूल मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। मेरे पास कौन सी अनमोल चीज है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आयु ही तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। अपनी कुछ आयु दान करो, तभी यह फूल मिलेगा। ठीक है, वैसे भी मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। मुझे हर वक्त मारा जाता है, घर से निकाल दिया गया है। अगर मेरी आयु से किसी की जान बच सकती है तो मैं खुशी से देती हूँ। इतना कहते ही अडुल का फूल फिर से प्रकट हो जाता है। लो यह फूल, अब तुम इसे ले जा सकती हो। राधा फूल लेकर वापस तालाब के किनारे पहुंचती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अडोल का फूल ले आई हूँ। अब इसे छूते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगे।
फिर जैसे ही राधा फूल राजकुमार पर रखती है, तेज रोशनी फैल जाती है और राजकुमार आदित्य अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से इंसान बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा फर्ज था। अब चलो, तुम्हें न्याय दिलाना है और तुम्हारी माँ को उसके किए की सजा दिलानी है। हाँ, उसने मुझे और मेरे पिताजी को धोखा दिया। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आदित्य और राधा राजमहल पहुंचते हैं। राजा विक्रम जैसे ही आदित्य को देखते हैं, खुशी से खड़े हो जाते हैं। मेरे पुत्र, कहाँ थे तुम? अरे, हमने कितने दिनों तक तुम्हें ढूंढा और आज जाकर तुम मिले हो। आओ मेरे बच्चे। पिताजी, ये सब छोटी माँ की साजिश थी। उसी ने मुझे मायावी फूल लाने भेजा और मुझे लोमड़ी के रूप में बदल दिया। क्या बात कर रहे हो? उसने ऐसा किया? उसी वक्त रानी सुंदरिया वहां आ जाती है और आदित्य को देखकर घबरा जाती है। तभी राजा विक्रम की नजर सुंदरिया पर पड़ जाती है। महारानी सुंदरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को लोमड़ी के रूप में बदलने की? और इतने दिनों तक तुम मुझसे झूठ बोलती रही। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, राजकुमार झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन्हें इंसानी रूप में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैंने अपनी कुछ आयु देकर राजकुमार को इंसानी रूप में वापस लाया है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ही मैं इनके साथ आई हूं। जो यह कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया था कि तुम मेरे बेटे को माँ का प्यार दो, लेकिन तुमने इतना बड़ा अपराध किया। और एक बात पिताजी, माँ को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि यही है। इन्होंने ही माँ को धीरे धीरे जहर दिया। इसी वजह से माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताओ सुंदरिया, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बोलो। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी और मैं इसी राज्य के एक युवक से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी और मैं उसके बच्चे की माँ बन चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा एक साधारण जीवन जिए। मेरा प्रेमी साधारण था, इसी वजह से सबने उसे मार दिया था। इसीलिए मैं अपने बच्चे को इस राज्य का राजा बनाना चाहती थी। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। सैनिकों इसे ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। सैनिक सुंदरिया को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। राधा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तुमने मेरे बेटे को उसका असली रूप वापस दिलाया। तुम बहुत नेक दिल की हो। पिताजी, अगर आज राधा मेरी तकलीफ ना समझती और मुझसे ना पूछती तो शायद मैं कभी अपने असली रूप में वापस आ ही नहीं पाता। यह दिल की बहुत अच्छी है। देखो राधा, मैं सही बताऊं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। राधा ने तुम्हारी जान बचाई है और मेरा उत्तराधिकारी भी मुझे वापस दिया है। इसीलिए हम राधा को इस राज्य की बहू बनाते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार आदित्य और राधा का धूमधाम से विवाह होता है और यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।